हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, प्रचराम प्रचराम पंप, कुछ भी आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लेना। कल वो कैविएशन और कैविटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, एक बच्चे का नीचे मैसेज भी आया था। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे। और अच्छा लगा मुझे कि वो बच्चा ध्यान से, जब मुझे मेरी कोई गलती बताता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि ठीक है, कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ रहा है ना ध्यान से। तो चलिए बात करते हैं अब अपने वर्किंग के ऊपर। किसकी वर्किंग? रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग अपने इंग्लिश में ही लेके चलेंगे, अपनी टेक्निकल टर्म्स हिंदी में आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जीरो पोजीशन पे है। जैसे ही ये पिस्टन, अब देखो पिस्टन पीछे की तरफ गया तो यहाँ क्या हुआ? सक्शन हुआ, चूसन हुआ। ठीक है, पंप पीछे जा रहा है, चूसन हो रहा है। जैसे ही ये पंप आगे की तरफ जा रहा है तो ये डिलीवरी कर रहा है, ये बाहर की तरफ निकाल रहा है। बाहर डिलीवरी को आप हिंदी में क्या कहते हो देख लेना। डिलीवरी कर रहा है किसकी? पानी की, या जो भी द्रव का रेसिप्रोकेटिंग पंप में अपने यूज कर रहे हैं उस चीज की। अगर आपने आईसी इंजन पढ़ा है थोड़ा मोटा, देखो अभी आपके आगे चल के मैं आईसी इंजन आपको सारे का सारा पढ़ाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको एक बेसिक पता है ना। वहां पे सेम आईसी इंजन में ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट होती है, एक कनेक्टिंग रोड होती है। हाँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार वर्किंग समझो। देखो लिख तो आप वैसे भी इस चीज को कैसे, आप डायग्राम को ये एनिमेशन को थोड़ी लिखोगे। और एक पिस्टन होता है, सेम टू सेम। आइस इंजन में भी ये सारे कंपोनेंट होते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी अपने ये सारे कंपोनेंट यूज करते हैं। इतनी बात आप आसानी से समझ गए होगे। मैं फिर समझा देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जितना कुछ भी लिखा है। देखो ये पीछे आया, पंप पीछे गया तो सक्शन प्रोसेस हुआ, और पंप आगे गया तो यहां से डिलीवरी प्रोसेस हो गया। यही काम होता है पंप का। काम क्या होता है भाई? चूसा, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने के बाद में ऊपर फेंक दिया। यही काम होता है पंप का, और कोई काम नहीं होता। इस चीज को आप समझ सकोगे। वर्किंग समझते हैं, आगे चल के इनके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसके जो भी मेन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके बारे में। ये थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ यार पता नहीं गले को क्या हो रखा है। हाँ, तो इस चीज के बारे में नीचे देखते हैं। देखो सेम प्रोसेस है। ये देखो ये घूम रहा है और ये कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये आगे और पीछे हो रहा है। आगे जाएगा पीछे होगा, आगे जाएगा पीछे होगा। इस चीज ये थोड़ा सही नहीं बना हुआ, आप यहाँ से समझ जाओगे। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा आसानी से कि भाई पिस्टन पीछे जाएगा तो सक्शन का प्रोसेस करेगा, आगे जाएगा तो डिलीवरी का प्रोसेस करेगा। अपने आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कनेक्टिंग रोड कितने एंगल पे घूमेगी तब सक्शन होगा, और कितने एंगल पे घूमने के बाद में डिलीवरी होगी। उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप उस चीज़ की चिंता ना करें। अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई बड़े पार्ट नहीं होते, जैसे अपनों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा था उसमें तो काफ़ी पार्ट थे। ठीक है, ऐसा कोई भी इसके पार्ट्स नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होगा, एक सक्शन पाइप होगी, सक्शन पाइप होगी, साथ में सक्शन वाल्व यहाँ लगा होगा। ठीक है, जैसे इंजन में लगा होता है कि इसको पीछे की तरफ जब अपने पिस्टन पीछे की तरफ खींचेंगे तो सक्शन वाल्व खुल जाएगा, और जो द्रव होगा वो सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही इसको आगे की तरफ धकेलेंगे तो डिलीवरी जो वाल्व होगा वो खुल जाएगा, और जो उसका प्रेशर जो बढ़ा होगा, जो अपने द्रव का प्रेशर बढ़ाएंगे। पंप का कार्य क्या होता है? कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। पंप का कार्य क्या होता है? प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर या दाब को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, ये कार्य होता है। तो यहाँ पे दाब बढ़ेगा और डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा, और पूरे का पूरा पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। इतनी बात अपने आगे चल के आराम से और भी समझेंगे। सिलेंडर हो गया, ये पूरे का पूरा हिस्सा सिलेंडर। ये पिस्टन होता है, ये क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट आप इसको कह सकते हो। ये यहाँ पे कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड होती है। इसको मतलब आप पिस्टन हो गया, डिलीवरी वाल्व आप सुनो। एयर वेसल के बारे में अपने आगे चल के पूरा बड़ा एक टॉपिक है एयर वेसल। ठीक है, बेसिक बताऊं तो क्या होता है? ऊपर की तरफ तो कंप्रेस एयर होती है और नीचे की तरफ वाटर होता है। यूजेस क्या है ये सब कुछ अभी आगे चल के अपने डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट्स वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नॉर्मली जो पार्ट्स होते हैं ना वो वही सब कुछ है। इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है पार्ट्स के अंदर अपने का याद रखने वाला।
अब अपने बात करते हैं जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और क्या कुछ पूछा जाता है उसके बारे में। वर्किंग सिंपल है, पार्ट्स आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस चीज में ज्यादा अपने डीप में नहीं घुसेंगे। अब अपने डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ यूज होता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज हो रहा था, जहां अपने को डिस्चार्ज ज्यादा और हाइट कम चाहिए। याद है आपको, अपकेंद्रीय है, पंप कहाँ यूज हो रहा था, जहां डिस्चार्ज ज्यादा और हाइट कम चाहिए। परंतु जब अपने रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं, प्रचराम पंप की बात करते हैं, तब क्या होता है, तब अपने को डिस्चार्ज तो कम मिलता है परंतु हाइट ज्यादा मिलती है। जब अपने को किसी द्रव को ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाना है तब अपने किसका यूज करेंगे, कब अपने यूज करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा ही पूछता है कि ज्यादा शीर्ष प्राप्त करने के लिए, ज्यादा हेड प्राप्त करने के लिए अपने कौन से पंप का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो अपने किसका यूज करते हैं, अपने यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ज्यादा डिस्चार्ज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात आप समझ गए होगे। सेकंड बात अगर इसके अंदर कुछ याद रखने वाली है तो ये इसको लो स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, अपने पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लो स्पीड पर इसको ऑपरेट करते हैं। दो ही बातें हैं, मेन बात सिर्फ वही है। यार गले के समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा है। आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही खराब हो रखा था। तो क्या होता है, फिर से बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन अगर मेरे आपको लगता है अभी भी है तो मैं धीरे धीरे यार अपने आप को सही कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जुड़े रहे, आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उस चीज़ पे ध्यान दें। यूज़ किस लिए होता है, कम डिस्चार्ज ज़्यादा हाइट के लिए यूज होता है। इतनी बात याद रखना और कुछ भी फालतू की बात मत याद रखना, बस इतनी बात से आपका बेड़ा पार है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहली चीज़, ठीक है, ए और बी। देखो ये दो पोजीशन अपनों ने बना ली, यहाँ पे मैंने पहले ही बना के रखी थी, मैं थोड़ा सा टाइम मैं बचा सकूं। ए और बी पोजीशन मैंने बना ली है। जब पिस्टन की बात करूं मैं, जब पिस्टन ए से बी की तरफ जाएगा, जब पिस्टन जो ए से बी, पिस्टन क्या होता है, इसको अपने पिस्टन कहते हैं, हिंदी में पिस्टन कहते हैं और इंग्लिश में पिस्टन ही कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जब पिस्टन ए पे है, वो ए से बी की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, स्ट्रोक या प्रोसेस अपने कह सकते हैं। स्ट्रोक क्या होगा, रुको, तो कौन सी प्रोसेस होगी, मतलब क्या क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस आप इसको कह सकते हो। और क्रैंक में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज में अपने डायग्राम से अपने समझते हैं। आप अपनी कॉपी में जैसे भी नोट करना चाहो कर सकते हो। प्रोसेस क्या होगी, तो अपने क्या करेंगे, जब पिस्टन ए से बी की तरफ मूव करेगा तब प्रोसेस होगी सक्शन। क्या प्रोसेस होगी, सक्शन प्रोसेस होगी। और जो क्रैंक होगी, जो अपनी क्रैंक शाफ्ट होगी, वो 0 से 180 डिग्री तक घूमेगी, मतलब हाफ साइकिल पूरा करेगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए से बी तक जब पिस्टन गया तो क्या होगा, सक्शन होगा। क्रैंक क्या करेगी, क्रैंक जो शाफ्ट होगी, मान लो ये यहाँ पे है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आप ब्लैक ले लेता हूँ, हाँ ये यहाँ पे है, ठीक है। जैसे जैसे ये पिस्टन पीछे आएगा, ये क्रैंक शाफ्ट क्या ऐसे 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 मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री का एंगल वो मूव कर लेगी सक्शन प्रोसेस में। इतनी बात आप समझ गए होगे, कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे बात करते हैं, जब बी से ए की तरफ पिस्टन को वापस जाएगा पिस्टन, तो क्या प्रोसेस होगा, तब डिलीवरी होगी, ठीक है। और क्रैंक जो होगी वो 180 डिग्री से 360 डिग्री में, मतलब हाफ साइकिल या हाफ चक्कर पूरा करेगी, आधा चक्कर पूरा करेगी। और वो जो द्रव होगा उसकी डिलीवरी मतलब ऊपर की तरफ कर देगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मैंने इसको टेबल में इसलिए बना के रखा है कि आपको समझ आ जाए। एग्जामिनर किसी भी आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। एग्जामिनर क्या पूछेगा, जब क्रैंक शाफ्ट 0 से 180 डिग्री जाती है तब कौन सा प्रोसेस होता है, आपसे ये पूछ सकता है। जब 180 से 360 डिग्री जाती है तब कौन सा प्रोसेस होता है, आपसे ये पूछ सकता है। या पहली बात, डिग्री में बहुत रेयर चांस है पर फिर भी पूछ सकता है।
या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रैंक के आधे चक्कर में, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो सक्शन डिलीवरी दोनों ही ऑप्शन में आपके होगा। तो किसी भी मतलब पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। उस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू वर्किंग समझा दी है, ठीक है, कि किस प्रकार से ए से बी में पिस्टन जाता है, सक्शन होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हाफ आधा चक्कर क्रैंक पूरा करती है, ठीक है। जैसे ही बी से ए की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ डिलीवरी हो जाती है द्रव की, और आधा चक्कर पूरा करती है, आधा चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाता है एक चक्कर। यहाँ पे आप एक चक्कर भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ गए होगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड अपने बात करते हैं, तो सेकंड अपने बात करते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। आरपी मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में बात करें, विसर्जन, इसके बारे में बात करते हैं अपने विसर्जन के बारे में। ये क्या होगा अपने लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू n बटा में 60। क्या होगा विसर्जन या डिस्चार्ज अपने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू में n बटा में 60। n क्या है, घूर्णन गति है, गति, आरपीएम जिसको अपने कहते हैं, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से अपने इसको लेके चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू में n बटा में 60। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अपने क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को अपने मैं लिख सकता हूँ ना, आप सभी बताना कमेंट में आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी आपको कोई भी मेरे पढ़ाने के तरीके से प्रॉब्लम होती है आप जरूर बताइए। देखो आप ही कुछ गिने चुने जो स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, ठीक है, अभी मेरे पास कोई इतना ज़्यादा मतलब बेस नहीं है। आप जो मेरे को गलती बताते हो मैं उस चीज़ को सुधारता हूँ, हमेशा अपनी गलती में मानता हूँ, मैं अपनी गलती से कभी नहीं भागता, ठीक है। आप लोगों ने आज तक जितना भी कुछ कहा है मैंने सब कुछ माना है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना कि अब मेरे पढ़ाने के तरीके से किसी भी तरह से, तो आप मुझे एक बार जरूर बता दिया करो ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू में लेंथ लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्षेत्रफल इनटू में लंबाई लिख सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में मीटर क्यूब ही तो होता है ना, एरिया इनटू में अपने लंबाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का एरिया उसको मैं ए में लेके चलता हूँ, लेंथ को एल में, एन ए एल एन बटा में 60, या इसको ऐसे मल्टीप्लाई में करके देख लेना, तो ए एल एन बटा में 60। इस चीज को आप समझे या नहीं, क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू ए एल एन बटा में 60। इस चीज को याद रखना, एग्जामिनर आपसे सीधा पूछता है। ये किसके लिए है, एक बात मैं अभी आपको साथ में लेके चलता हूँ उसी बात को, ठीक है। आगे चलने के बाद में मैं उस चीज को और ज्यादा क्लियर कर दूंगा, पर एक बार के लिए आप याद रखेंगे, ये है सिंगल एक्टिंग के लिए, सिंगल एक्टिंग के लिए। अभी आप कहोगे सर सिंगल एक्टिंग क्या होती है, मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एक सेकंड यार, मेरे को हिंदी में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक हरा, हाँ इसको हिंदी में मेरे पास तो ये लिख रखा है, एक हरा प्रचांग पंप, ठीक है। एक हरा प्रचांग पंप, मैं अपनी कॉपी में देखूँ तो मैंने कॉपी में नहीं लिख रखा। तो सिंगल एक्टिंग पंप आप समझ गए। यदि वो डबल एक्टिंग, आगे चल के मैं समझाऊंगा आपको डबल एक्टिंग क्या होता है और सिंगल एक्टिंग क्या होता है, ठीक है। डबल एक्टिंग के लिए कहेगा तो उसको अपने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एल एन बटा में 60। मतलब डबल एक्टिंग के लिए जब भी बोला जाएगा अपने क्या करेंगे, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ यार, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप समझाता हूँ, ठीक है। दोहरा, इसको क्या कहते हैं, दोहरा प्रचांग पंप, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, दोहरा प्रचांग पंप। अपने सिंगल एक्टिंग में देखा था कि यहां से देखो, अभी क्या किया मैंने, अभी क्या हो गया अपनों ने, इस चीज को आप भूल जाओ, एक बार इस चीज को आप भूल जाओ। यहां देखा था जब ए से बी की तरफ पिस्टन, ए से बी की तरफ जा रहा था तो सक्शन हो रहा था,
और बी से ए की तरफ जा रहा था तो डिलीवरी हो रही थी यहाँ पहले नंबर पे। यही मैं यदि पीछे भी एक सक्शन और डिलीवरी पाइप लगा दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं पीछे भी सक्शन और डिलीवरी पाइप लगा दूं, तब मैं दो काम एक ही स्ट्रोक में पूरे कर रहा हूं। याद रखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो काम एक ही स्ट्रोक में पूरे कर रहा हूं। किस तरह से मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, ए से बी गया, ए से बी का प्रोसेस हो गया, ए से बी का प्रोसेस हो गया, तो अपनों ने क्या किया, एक तो सक्शन किया, पहले वाले में सक्शन हुआ और दूसरे वाले में क्या हो गया, डिलीवरी होगी। समझ रहे हो क्या आप इस बात को। ए से तो इधर की तरफ मूव किया तो यहां से तो सक्शन हो गया, और जो पीछे जो पाइप लगी हुई थी वहां से क्या होगी, डिलीवरी होगी। इस बात को समझ रहे हो क्या आप। इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन हो गया, आप सभी के सभी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। मुझे ये पता है कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है ना, वो वास्तव में वो अच्छे तरीके से अपनी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, और यकीन मानिए आप अपना सिलेक्शन लेके जाओगे। अब बस आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी रखिए। इतनी बात समझ रहे हो ना। ए से बी में गया, एक तो सक्शन किया और दूसरी पाइप से क्या हो गया, डिलीवरी होगी। उसी प्रकार से अपने दूसरे डायग्राम की तरफ देखें, जब ये बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहा है, इस पाइप में तो सक्शन हो रहा और यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। इसको कहते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, दोहरा प्रचांग पंप। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मेरे को गालियां मत निकालना। इतनी बात आप समझ गए हो। वर्किंग समझानी थी, एग्जाम में इससे कोई भी आपसे मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं पूछता। हाँ, अब आपसे पूछ सकते हैं इस चीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसका यूज होता है डिस्चार्ज ज़्यादा के लिए। कहाँ यूज होता है इसको, जहाँ अपने को डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जहाँ अपने को ज़्यादा विसर्जन चाहिए वहाँ पे अपने यूज़ करते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। हाँ चलिए, मैं आपको भी मुद्दे वाली बात पे लेके चलें। ये बात होगी, ये बात आप समझ गए हो क्या, कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के बारे में आप समझ चुके हो, अपने दोनों पढ़ चुके हैं। जहां भी डबल एक्टिंग आएगा उसको सिंगल एक्टिंग के फॉर्मूले से, 2 सिंगल एक्टिंग के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। सिंगल एक्टिंग के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई, अभी आगे चल के 2-3 फॉर्मूले और आएंगे, अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसी उसके बाद में अपनी वो बात होगी, डिस्चार्ज की बात होगी अपनी, सेकंड और थर्ड। कहाँ गया मेरा पेन। तीसरी बात करते हैं वेट, वेट ऑफ वाटर पर सेकंड। वेट ऑफ वाटर पर सेकंड मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप के द्वारा एक सेकंड में कितना वेट ऑफ वाटर पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको किस में बताया था, बर्नौली थ्योरम में स्पेसिफिक वेट के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो स्पेसिफिक वेट के बारे में बताया था। स्मॉल w इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन में v। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक, मैं आपको लिख देता हूँ, विशिष्ट भार होगा शायद ये। स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वेट अपॉन में वॉल्यूम। इस बात को मैंने आपको बर्नौली थ्योरम में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। आप अभी भी समझाऊंगा, देखो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, पर मुझे लगता है आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको वो आता होगा। तो W इज इक्वल टू डब्ल्यू, कैपिटल W अपॉन में V, ठीक है। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन, भार कह सकते हो इसको, भार, और इसको आयतन कह सकते हो, इसको विशिष्ट, विशिष्ट भार आप इसको डिनोट कर सकते हो। इतनी बात है, आसानी से आप इस चीज़ को समझ गए होगे, आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपने आगे बात करते हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये तो एक बात होगी, इस चीज़ से मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया, मैं लिख सकता हूँ। आप सभी हाँ में ही उत्तर दोगे, ना में उत्तर नहीं दोगे, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। इतनी बात आप सभी समझ गए। अब मैंने बात की, ये क्या हो गया, वेट के बारे में हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं पर सेकंड। पर सेकंड, SECOND सेकंड के लिए, पर सेकंड के लिए क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, W इज इक्वल टू W अपॉन इंटू में V अपॉन में 60। होगा या नहीं होगा ये बता दो, तो आप जरूर कहोगे जी हाँ सर होगा ही होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने उस टाइम समझाया था, मैं फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, फिर समझा देता हूँ। स्मॉल W अपॉन में भी, कैपिटल W को अपने एक चीज और भी लिख सकते हैं, मास इनटू गुरुत्वाकर्षण अपॉन में वॉल्यूम। और मास अपॉन में वॉल्यूम अपने क्या लेके चलते हैं, रो,
रो से डिनोट करते हैं, इसको अपने कहते हैं डेंसिटी। वैसे ये पूरा आपके टॉपिक है, ठीक है, इन डेप्थ अपने नहीं घुस रहे हैं। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को घनत्व। तो इसको मैं रो लिखूंगा, तो W इज इक्वल टू रो जी मैं लिख सकता हूँ ना? तो आप कहोगे हाँ जी कैसे लिख सकता हूँ, आपको समझा दिया। W इज इक्वल टू W अपॉन में V, और भार क्या होता है? मास इंटू गुरुत्वाकर्षण को के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और अपॉन में V तो अपने है ही सही, और मास अपॉन में V को अपने क्या कहते हैं? घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। रो से इसको डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है? रो जी के बराबर होता है। इतनी बात आप समझे हो? नहीं समझे तो आप कहोगे हाँ जी समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकता हूं मैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं ना, यहाँ W की जगह ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? रो जी, ठीक है, V अपॉन में 60। अभी आप पीछे जाओगे, थोड़ा सा माइंड आप अपना यूज करोगे, तो आपको मैंने बताया था डिस्चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन में टाइम। वॉल्यूम अपॉन में टाइम क्या होता है? डिस्चार्ज वॉल्यूम अपॉन में टाइम। अपनों ने बात की थी रेसिप्रोकेटिंग नहीं, बर्नौली थ्योरम में अपने इस चीज के बारे में डिस्कस करके थे। क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है वॉल्यूम बटा डिस्चार्ज या विसर्जन क्या होता है? आयतन बटा में समय। तो ये वही है ना, नीचे क्या है? समय दे रखा है, और ऊपर क्या दे रखा है अपने को? आयतन दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डिस्चार्ज लिख सकता हूँ ना? तो इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ ना? तो आप कहोगे हाँ जी साहब आप लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है, इतनी बात है यार। मैं तो मेरा जब मेरे को टीचर समझाता था ना, तो वो कहता था ना हाँ ये हो सकता है ना, तो मेरे माइंड में हमेशा यही कहता था साहब आप टीचर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपने जो कह दिया वो सही है। ठीक है, चलो अपनी बात करते हैं। 2-3 चीजें थी, पहली तो ये याद रखोगे, ठीक है, पहली चीज तो इसके बारे में ये याद रखोगे। अब अपने आगे चल के दूसरी बात करते हैं। मैं W को ये लिख सकता हूँ क्या? आपको देखोगे ALN बटा में 60 लिख सकता हूँ ना? तो आप कहोगे हाँ जी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो अभी अपने पीछे इस चीज को निकाल के हटे हैं, ठीक है, इस चीज को अभी अपने निकाल के हटे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए क्या होता है? डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटा में N बटा में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू N बटा में 60। ये चीज भी मैं लिख सकता हूँ। तीसरी चीज मैं करता हूँ, क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ क्या? और क्या लिख सकते हैं इसको? W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू में डिस्चार्ज। ये भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं यार कितनी तेज बाइक लेके जाते हैं साले, पागल हो रखे हैं लोग। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है तो एक ही बात देखो, ये पहली दूसरी और तीसरी ये तीनों बातें हैं तो एक ही बात, पर कितने तरीके इसके चेंज हो गए ना, उस चीज पे आप फोकस रखना। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता आप मुझे बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के इस चीज को फिर से समझा दूंगा। बट किसी चीज को ये मत सोचना यार इन्होंने समझाया नहीं है, इन्होंने बताया नहीं है, कंफ्यूजन है नीचे बताओ कमेंट करके। मैं फिर से देखो लाइव क्लासेस के लिए अभी देखो मैं लगाने के लिए लाइव क्लास लगा सकता हूँ, पर मेरे को पता है मेरा इतना बड़ा स्टूडेंट बेस ही नहीं है, मेरी लाइव क्लास में एक भी बच्चा नहीं आएगा, तो मैं क्या क्या मतलब है उस चीज़ का लाइव क्लास लगा के। तो इस चीज़ को आप मोटे मोटे रूप पे समझ गए होगे, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कुछ लिखने लायक जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा वो गुच्चू मुच्चू कर देता हूँ उस चीज़ के लिए गुच्चू मुच्चू चलो कोई बात नहीं, उस चीज़ के लिए आप देख लेना। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ पावर। किसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं? पावर, ऊर्जा के बारे में अपने बात करें कि साहब ऊर्जा अपने को कितनी चाहिए, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? अभी पीछे जो देखो कोई भी चीज़ अगर मैंने बताई है तो वो फालतू में नहीं बताई। क्या होगा? वेट ऑफ वाटर पर सेकंड इनटू में टोटल हेड को अपने, अरे यार टोटल मैं ना कल भी भूल गया था, आज भी आपको टोटल हेड बताना भूल गया। पीछे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो भाई कल अपनों ने क्या बात की थी? ये क्या है? HS है, HS मतलब सक्शन हेड है, और ये क्या है? HD है, इसको यहाँ पे ही रखना, ये मत याद रखना, HD है। तो टोटल हेड क्या होगा? टोटल हेड, टोटल शीर्ष क्या होगा? कुल शीर्ष क्या होगा अपने पास? HS प्लस HD। याद रखोगे, भूलना मत, मैंने कल भी बताया था वही सेम बातें हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं, अभी अपने निकाल के हटे हैं किसके बारे में, वेट ऑफ वाटर पर सेकंड के बारे में। कुछ भी लेके चलते हैं अपने, ये लेके चलते हैं रो जी क्यू इंटू में एच, ये इतनी बात अपने लेके चल सकते हैं। बस यही होती है ऊर्जा आपके लिए, किस में है तो वाट में है, ठीक है। सेकंड इसको क्या, एग्जामिनर जो बेसिकली जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, रो सॉरी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्यू इंटू में एच के बारे में, इसको वाट में लेंगे तो ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है। इसको याद में रखना, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ 2-4 फॉर्मूले हैं उस चीज़ के बारे में। आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है। अब देखो, अब आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 2 तरीके मैंने बता दिए, 1 2। अब तीसरा तरीका देखो, आपको पूछ लेगा रो जी ए एल एन बटा में 60 एच एस प्लस एच। अब आपके सामने ये चीज आ गई और आप कह दोगे यार ये तो करवाया नहीं था, तो मैं हर एक चीज आपको करवाता हूँ। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना प्रश्न को, आपको समझ में आएगा। भूलना नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी, मतलब आपको किसी भी मतलब तरीके से वो आपको कह सकते हैं कि आप इसको इस प्रकार से करो, कैसे भी वो आपको बोल सकते हैं। और कोई तरीका अगर मेरे को याद है, जैसे ओमेगा, ठीक है, सॉरी ओमेगा नहीं, डब्ल्यू क्यू एच एस प्लस एच डी, इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी तरीके से पूछ सकता है। आपको मैंने तभी पूरे का पूरा मतलब करके बता दिया था कि आप इस चीज़ को याद रखोगे। टोटल हेड क्या होता है, एच के बारे में आप साइड में लिख लेना, एच एस प्लस एच डी होता है। समझ आ रहा है, आसानी से समझा रहा हूँ, प्यार से, कोई परेशानी नहीं है। जो लिखना चाहता है उनके लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं, देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, 2 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लंजर, प्लंजर या पिस्टन टाइप, और एक डायफ्राम, डायफ्राम टाइप होता है, ठीक है। अभी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ना इसको समझने की जरूरत है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। डायफ्राम को हिंदी में शायद डायफ्राम ही कहते हैं, प्लंजर और पिस्टन को पिस्टन ही कहते हैं। सबसे पहला जो देख रहे हो ये क्या है, ये है पिस्टन टाइप, और सेकंड मोस्ट जो आप देख रहे हो वो है डायफ्राम। कि पिस्टन में पिस्टन लगा होता है और इसमें ये डायफ्राम लगा होता है। ये जो डायफ्राम आप मूव करते हुए देख रहे हो ना, ये होता है डायफ्राम, ठीक है, जो आगे पीछे मूव करता है। इतनी बात आप समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ बातें क्या याद रखें, 2 प्रकार के होते हैं, प्लंजर और डायफ्राम टाइप, और कुछ भी नहीं याद रखना। फालतू की जितनी मर्जी बातें आप याद कर सकते हो, वो आपकी सरदर्दी है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में समझा दिया। जहां अपने को ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए होता है वहां पर अपने क्या करते हैं, वहां पर अपने यूज करते हैं किसका, तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का। यदि आप देखो, आपको मैं साइकिल भी बता देता हूँ उसी प्रकार से। देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पहला दूसरा, ठीक है, क्रैंक 180 डिग्री ही घूमेगी। एक से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये पहली पाइप मांगता हूँ, ये दूसरी पाइप मानता हूँ। तो पहली पाइप में सक्शन होगा, सक्शन होगा, और दूसरी पाइप से डिलीवरी होगी। क्रैंक 180 डिग्री ही घूमेगी आधा, साइकिल ही घूमेगी आधा, चक्कर ही घूमेगी। दूसरा, जब बी से ए की तरफ आएंगे तो पहले में क्या होगा, जब बी से ए की तरफ आएंगे पहले में क्या होगा, डिलीवरी होगी, और दूसरे में क्या होगा, सक्शन होगा। तो एग्जामिनर यार, एग्जामिनर देखो आपसे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अभी भी कहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लैंग्वेज हमेशा एग्जाम में चेंज होती है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो एग्जामिनर आपको सीधी वो लैंग्वेज नहीं उठा के देगा, कहीं ना कहीं वो अपनी लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। उस चीज़ को आप समझोगे कैसे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज नहीं किए तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है। आप पेपर फाइट नहीं कर सकते, मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। आप बिना एमसीक्यूज पढ़े हुए अपना पेपर में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, आप सब कुछ आपके ना, मतलब वो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। चलो मैं तो सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आपको इतना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगी ना, उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझिए कि एमसीक्यू चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट हो, आपने, मैं एक बात आप अपना शेड्यूल बना लेना, मैं आगे समझाता हूँ।
एक टॉपिक किया, मतलब आपने इंडियन पॉलिटिक्स उठा ली, उसमें राष्ट्रपति आपने पूरा कर दिया, ठीक है। एक दिन अगर आप राष्ट्रपति को दे रहे हो ना, तो उससे अगला दिन एक दिन आप एमसीक्यूज को दे दो। मैं कहता हूं आप पेपर फाड़ के आओगे, मैं गारंटेड कहता हूं। अगर आपने ये शेड्यूल आपने अपना लिया ना, आपने एक टॉपिक किया, एक दिन में आप एक टॉपिक करते हो, ठीक है, मतलब जो नॉर्मली एक दिन में एक टॉपिक हो जाएगा आपका। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। वेस्टिंग नहीं, वेस्ट कुछ भी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो टॉपिक करो, उससे अगला दिन है ना, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे आप एमसीक्यूज पे फोकस कर दो कि आपने राष्ट्रपति कर लिया, तो राष्ट्रपति का पूरा आप करके ही आओगे एमसीक्यूज की। आपको ये हो जाए कि हाँ, आपके मन में जिस समय एक टॉपिक को संतुष्टि मिल जाए ना कि यार मैंने ये टॉपिक सारा कर लिया, उसी समय टॉपिक छोड़ना अगर आपको पेपर फाइट करना है। यदि आपको लगता है ना कि भाई हाँ यार ये चीज़ रह गई, मैंने एमसीक्यूज नहीं किया, या राष्ट्रपति की मैंने ना शक्तियाँ नहीं पढ़ी, और हो सकता है कि वो शक्तियों में से मुझसे पूछ ले, थोड़ा सा मतलब अपने सिलेबस से हटके है, पर फिर भी मेरा फर्ज है कि आपको एक थोड़ी सी दिशा दिखाना। मैंने टाइम टेबल के बारे में कहा था, सॉरी मैं इस हफ्ते नहीं लेके आ सका, अगले हफ्ते अपने टाइम टेबल पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यार मैं थोड़ा तबीयत वगैरह के लिए मेरे को खुद को नहीं पता क्या हो रखा है, गला गुला से थोड़ा खराब है। कोरोना नहीं है, मत टेंशन लेना, घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ। जब का लॉकडाउन लगा मैं सिर्फ घर से 2 बार बाहर गया हूँ, मैं तीसरी बार बाहर ही नहीं गया हूँ, एक बार पैसे निकालने और एक बार डेंटिस्ट के पास, बस। तो राष्ट्रपति आपका अभी मेरे ख्याल से आज या कल के अंदर राष्ट्रपति टॉपिक आपका मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को मतलब जिस प्रकार से मुझे जो आता है मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, ये यकीन रखना कि उससे ऊपर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। मैं पढ़ाऊंगा किस बेसिस पे, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, बट मेन जो फोकस होगा वो आपकी क्लासेस के लिए ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। राष्ट्रपति टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। जो मेन एमसीक्यूज है ना, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज आ चुके हैं। और ज़्यादा पढ़ना है ना, तो मैं एक बुक पे भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, कि उससे आप पढ़ेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करते हैं अपने आराम से टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी बात कर लेंगे। तो यार मैंने ना आज रोटी बहुत ज़्यादा खा ली एक तो परेशान बहुत रहते हैं ज़िंदगी में। चलिए बात करते हैं स्लिप के बारे में, ठीक है। स्लिप यार मुझे ना अच्छा लगता है कि जब मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ाता हूँ ना कि हाँ यार चलो कोई नहीं है अभी तो मेरे सामने, पर फिर भी ये कैमरे के ये छेद दिख रहा है ना, मतलब मुझे मज़ा आता है कि जब मैं बात करता हूँ। तो स्लिप के बारे में बात करते हैं। स्लिप क्या होता है, फालतू की बात नहीं कराऊंगा। स्लिप क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल के, मतलब इनको जब माइनस करेंगे, क्यू थ्योरेटिकल और क्यू एक्चुअल को माइनस करेंगे तो उसको जो बचा हुआ चीज़ होगा उसको क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। बस क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना, सिंपल भाषाएं बात कर रहा हूँ। हाँ क्या 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 थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। क्या होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज को जब अपने माइनस करते हैं तो जो जो हिस्सा बचता है ना, वो उसको स्लिप कहते हैं। फालतू की बात नहीं पढ़ाऊंगा, मत टेंशन लेना, ठीक है। यार पता नहीं क्या साला ना मौसम ही ऐसा हो रखा है मुझे खुद को नहीं समझ आता। तो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल को अपने रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए स्लिप कहते हैं। अब अपने बात करते हैं परसेंटेज, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ स्लिप। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्लिप। या आपको आपकी बुक्स में बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है। हो सकता है आपको आता होगा यार, आप वो ब्रह्म हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे ग्रुप में कमेंट करते हैं कि सर हमने तो ये सब कुछ पढ़ रखा है, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, पर मेरा फर्ज बनता है आपको पढ़ाने का। देखो परसेंटेज स्लिप को अपने क्या लिखते हैं वो चीज़ आप देख लेना, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। जिसके बारे में परसेंटेज निकालते हैं उसको अपने नीचे रखते हैं, तो क्या किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, थ्योरेटिकल में इनटू में 100, इससे अपना परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप याद रखेंगे एक चीज़ ये। सेकंड, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज स्लिप को या स्लिप परसेंटेज को, जो भी आप कहना अच्छा करो, अच्छा लगे आपको,
स्लिप बटा में क्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो सर आप जो बोलोगे वो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। आपको समझ आ गया क्यू थ्योरेटिकल और क्यू एक्चुअल को क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। ऊपर अपनों ने इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन अपने बात करते हैं इसके बारे में, स्लिप की परसेंटेज स्लिप के बारे में। मैंने दोबारा से लिखता हूँ क्यू थ्योरेटिकल आपको समझाने के लिए, क्यू एक्चुअल। तो यार ये ना वो सांप निकालने वाली बात है, कौन से बिल से कौन सा सांप आपको निकाल के देना है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, आराम से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से एक काम करता हूँ यार, मैं सोचता हूँ मैं ये थ्योरेटिकल ना बाहर ले लूँ ताकि इस नीचे वाले थ्योरेटिकल को मैं काट के फेंक दूँ। कटापिटिया है वो बनना है अपने को, जल्लाद बनना है। तो क्यू थ्योरेटिकल बाहर बाहर ले लिया, 1 माइनस क्यू एक्चुअल बटा में क्यू थ्योरेटिकल। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको ये चीज़ पता होगा कि जब एक चीज़ बाहर लेते हैं दूसरे के बटा में वो आई जाएगी, अगर उसके पास नहीं है तो। क्यू थ्योरेटिकल इसको काट दिया इनटू में 100। किस किस को समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से समझ लो क्या कि क्यू थ्योरेटिकल मैंने बाहर निकाल लिया, एक बच गया और इसको नीचे में इसके डिवाइड में आ जाएगा क्यू थ्योरेटिकल क्यू थ्योरेटिकल से काट दूंगा और 1 माइनस क्यू एक्चुअल फॉर्म में क्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100 आ जाएगा। आ गया? हाँ जी आ गया। आपने जो कह दिया वो आ गया। 1 माइनस क्यू एक्चुअल बटा में क्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100 हो गया जी। स्लिप की परसेंटेज होगी। इस चीज़ को भी याद, मैं फिर कह रहा हूँ 2 3 4 प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, सारा कुछ साथ के साथ करवाते हुए चल रहा हूँ। जैसे भी कॉपी में नोट करना चाहो, मेरे तो यार ऐसे ही किया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तो वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको बर्नौली थ्योरम करवाई थी। याद करो वो सुहाने दिन, वहां मैंने आपको बताया था सीडी क्या होता है, क्यू एक्चुअल बटा में क्यू थ्योरेटिकल। क्या सीडी का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन गुणांक को कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता नहीं लिख सकता? सर आप कुछ भी कर सकते हो और हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, यही बात है। समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार कॉपी में लिख के देखोगे आप समझ जाओगे। 1 माइनस सी डी इंटू में 100, ये हो गया आपका फाइनल जो आपसे पूछा जा सकता है आसानी से। मेरे को नहीं पता आपको समझ आया नहीं आया, पर मैंने समझा दिया। ठीक है, अरे पीछे हो जा। हाँ, एक तो देखो ये चीज़ है, क्या होता है स्लिप, क्या होता है? सीधा सीधा बात याद रखना, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल बटा में क्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100 होता है स्लिप। अदर तरीके कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, अपने क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने स्लिप अपने क्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100। फिर उसके बाद में क्यू थ्योरेटिकल मैं सोचता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, यार नीचे वाले को ना मैं हटा देता हूँ, नीचे वाला ऐसी फालतू में क्या काम कर रहा है। नीचे किसी को नहीं दबा के रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमेशा उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो नीचे वाले को मैंने हटा दिया। ठीक है, क्यू इसका ये आ गया। अब जब अपनों ने सामान्य दिनों में बर्नौली थ्योरम की थी, ये 2-4 दिन पहले, तो अपने ने बात की थी 2 दिन पहले की थी, या 4 दिन भी क्यों, सी डी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल फॉर्म में क्यू थ्योरेटिकल। नई नई ताज़ा ताज़ा आपके याद ही होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी डी को यार मैं उठा के और इसकी जगह पे रख सकता हूँ, तो ये 1 माइनस सी डी इंटू में 100 परसेंटेज स्लिप आ गया। समझ गए या नहीं समझे? तो हाँ जी हम साफ समझ गए हैं, और आप इससे ज़्यादा मत समझाना। अरे तो यार मैं कितने कम पेज क्यों लगाता हूँ? इतनी बात समझ आ गई, इसको मैं हटा रहा हूँ, आराम से आप देख लेना। एक एक टर्म और होती है इसके अंदर, एक होती है नेगेटिव स्लिप। ये मेरे को ना एक बात जरूर बताना, एक बात जरूर बताना, यदि आप यहाँ तक पहुंचे हो ना वीडियो के, तो ठीक है, मुझे पता है आप अच्छे से पढ़ते हो। जो हिंदी मीडियम से हैं उनको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का और प्लीज मुझे बताना। आप लोगों को देखो, इंग्लिश वालों को मुझे पता है, इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मेरा जितना भी टेक्निकल क्लियर है मैं उसको इंग्लिश में लेके चल रहा हूँ, मुझे उस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसकी बात है। पर आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो हिंदी मीडियम से, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये आप जरूर बताएंगे। अच्छा, नेगेटिव फिल्म क्या होता है? यदि देखो, यदि क्यू थ्योरेटिकल है ना, सॉरी, क्यू एक्चुअल का मान है ना जो, वो क्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा हो जाए तो उसे नेगेटिव स्लिप कहते हैं।
नेगेटिव स्लिप कहते हैं। एक तो यार मैं खाना खाता हूँ दोपहर में, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रीज़न ये है कि रात को मतलब लाइटनिंग वगैरह सही नहीं है रूम में, ठीक है, मेरे पास कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, तो मैं गेट गूट खोल के और दोपहर में मतलब वीडियो बनाता हूँ, मोटरसाइकिल निकलते रहते हैं। तो वो खाना खाने के बाद ना वो एनर्जी नहीं रहती शरीर में यार, वो पेट में खाना पड़ा, पेट भारी भारी होता है, यही टाइम होता है जब मैं आपकी वीडियो बना के दे सकता हूँ। ये सारा मतलब कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा, मेरे को लगता है मेरे को ना खाना थोड़ा जल्दी खाना पड़ेगा अब से। चलो देखते हैं, क्योंकि अगर फेस कैम नहीं होता, यदि मैं फेस कैम ना करूं, मतलब अपनी फोटो वो साइड में ना दिखाऊं, तब तो मैं चाहे दिन में लगा रहा हूँ रात को लगा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर फेस कैम दिखाना होता है, क्योंकि उससे थोड़ा इंटरेक्शन बना रहता है स्टूडेंट के साथ, आप मुझे देख लेते हो, आपको ये होता है कि हाँ ठीक है भाई पढ़ा रहा है बंदा स्क्रीन के ऊपर, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्लिप क्या होता है, यदि क्यू एक्चुअल का मान क्यू थ्योरेटिकल से, यार वास्तव में जो थ्योरेटिकल होता है ना, वो हमेशा थ्योरेटिकल का मान ज़्यादा होता है, सैद्धांतिक जिसे अपने कहते हैं, और इसको वास्तविक कहते हैं, मैंने पीछे नहीं बताया आपको, ठीक है। सैद्धांतिक हमेशा ज़्यादा होता है यार, उससे कम ही निकलेगा, बिकॉज कुछ लॉसेज होते हैं, हर एक चीज़ में लॉस होगा, चाहे वो फ्रिक्शन का हो चाहे एनर्जी का, किसी प्रकार से कोई लॉस होता है, तो वास्तव में वो मान कम ही होता है। परंतु यदि यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यू थ्योरेटिकल विसर्जन, सैद्धांतिक विसर्जन का मान जो है वो कम हो जाए उससे वास्तविक विसर्जन के मान से, कि वास्तविक विसर्जन का मान जो है वो ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में वो स्लिप क्या होगी, नेगेटिव स्लिप होगी। याद रखेंगे, भूलना मत, तो नेगेटिव स्लिप के कारण भी लिख लीजिए आप। कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है डिलीवरी पाइप का छोटा होना, का बहुत छोटा होना, सबसे पहला रीजन ये है। सेकंड, सक्शन पाइप का लेंथ ज़्यादा, मतलब सक्शन डी ई, यार ये ई से ही कर लेना, ये छोटा कर लेना। सक्शन पाइप जो है, सक्शन पाइप का लेंथ ज़्यादा होना, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप याद रखोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो अपने आती है कि क्या कारण है जिसके कारण नेगेटिव स्लिप होती है, पंप की स्पीड ज़्यादा होना, पंप की स्पीड बहुत ज़्यादा होना। हाई स्पीड में मतलब पंप को चलाने के कारण, हाई स्पीड पर पंप को चलाने के कारण क्या होता है, नेगेटिव स्लिप जनरेट होता है। आसानी से आसान भाषा में आपको समझा दिया। तेरे हाथ और दुख रहा है मेरे, तो ये शरीर सा ना खत्म है जिंदगी खत्म है अपनी। हाँ, तो अभी मैं बात करता हूँ एयर वेसल। यार मैंने एयर वेसल को आपके लिए उसमें लिखा ही नहीं है, मैं देखूँ क्या अगर इसमें लिखा हुआ है मेरी बुक में। हाँ 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 हाँ, मैं लिखा हुआ है यार, शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो हिंदी वाले गालियाँ निकालते। मैं हमेशा अपने पास, ये देखो ये रही बुक, ये वाली बुक है, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा ना अपने पास ही रखता हूँ खोल के, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहीं ना कहीं मैं हिंदी में अटकूँ और ये बुक ही मेरे को सहारा देगी, अन्यथा ये बुक का कोई काम नहीं है। इसको मैं बस अपने जब आपके लिए कोई मतलब क्लासेस तैयार करता हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ। मेन इसका काम मैं हिंदी के लिए ही लेता हूँ कि हिंदी में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इससे देखता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि एयर वेसल्स होते क्या है। सबसे पहले अपने वर्किंग समझते हैं एयर वेसल की, फिर अपने उसके बारे में लिख भी लेंगे, जो लिखने वाली चीज़ें होंगी मैं लिखा दूंगा। आज मैंने लिखा नहीं इसके ऊपर, अभी इंटरनेट वगैरह के प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। देखो, सपोज करो कि ये यहाँ से पानी खींच रहा है, ठीक है, पानी खींच रहा है, तो मैं आपको यार इस चीज़ को आसान भाषा में कैसे समझाऊँ, आप एक ही बात से इस चीज़ को समझ जाओगे कि जो मतलब जो पानी का जो सप्लाई है ना, पानी की सप्लाई को की पूर्ति करता है ये, ठीक है, पानी की सप्लाई कम नहीं होने देता। देखो, जब सक्शन पाइप से जब ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी खींचेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे पानी कम आए, यहाँ पे पानी कम आए, पानी कम आने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं जनरेट हो पाएगा, डिस्चार्ज अपना कम हो जाएगा। डिस्चार्ज की मतलब डिस्चार्ज को एक स्थिर रखता है, ये डिस्चार्ज को स्थिर रखता है, इसलिए अपने इसको यूज़ करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे पानी में कमी आए, यदि वो कमी आती है तो ऑब्वियस सी बात है अपना विसर्जन, अपना डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो एयर वेसल से अपने क्या करते हैं, एयर वेसल में पानी भरा होता है, ठीक है,
तो जो वो पानी की कमी होती है ना वो एयर वेसल पूरी कर देता है। एयर वेसल में जो पानी की कमी होती है वो एयर वेसल यहाँ से पानी को पूर्ति कर देता है और फिर ये पूरे का पूरा भर के यहाँ पे जाता है। होप सो आपको समझ आ गया कि मेरे को मैं मतलब डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, मैं आपको भी बता भी दूंगा, पर एक आसान भाषा में समझाने का तरीका नहीं मिल रहा था, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब उन्होंने सक्शन किया, जब पिस्टन पीछे की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया, वो सक्शन पाइप से सक्शन करेगा तो पानी की जो सप्लाई है, जो द्रव है उसकी सप्लाई को पूरा करता है, ठीक है, उसमें कमी नहीं आने देता। इस चीज़ के लिए अपने एयर वेसल का यूज़ करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ बिकॉज मेरे को ये नहीं पता था ना मैं आपको कैसे समझाऊँ, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन जरूर पढ़ी थी पर मैं उस चीज़ से समझाना नहीं चाहता, आपको एक आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ में मुझे हेजिटेशन थोड़ी सी हो जाती है, टाइम से वो भी सही हो जाएगी, ठीक है। इसको अपने सक्शन के लिए और डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे डिलीवरी के लिए कैसे? डिलीवरी के लिए भी सेम ही कंसेप्ट है, उस चीज़ में ज़्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। डिलीवरी के लिए मैं बताऊं कि यदि यहाँ पे ज़्यादा पानी चला जाता है ना तब अपने इसको यूज करते हैं कि वो पानी यहाँ पे इकट्ठा भी हो जाता है, और यदि कम पानी हो तो वो यहाँ से पानी के लिए डिस्चार्ज भी पूरा कर देता है। पर बेसिकली इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज होता है यहाँ पे पानी इकट्ठा करने के लिए, कि ज़्यादा प्रेशर से पानी आ गया, ठीक है, पाइप में पूरे का पूरा नहीं जा पा रहा है, तब अपने एयर वेसल को यूज करते हैं। अब आप एक चीज कहोगे ये आधा मतलब भरा हुआ है और आधा खाली है, ऐसा क्यों है? आपको ये चीज दिख रही है, अगर ये आधा खाली है तो ये पूरा क्यों नहीं भर रहा? और नॉर्मल सी बात है, ये बात आपकी आएगी कि मतलब यार यहाँ से आपने, मैं इसको भी रेज कर देता हूँ, यहाँ से आप मुझे कहोगे कि यहाँ से पानी गया, प्रेशर के साथ गया, कुछ दाब के साथ गया और ये पूरा क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है? कंप्रेस्ड एयर होती है। अगर एयर कंप्रेस्ड है तो मतलब उससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकती, इस कारण से वो पानी एक लेवल आधे तक ही रहता है। अब अपनी बात करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने अपनी बुक नोट्स में लिख रखी है, मैं वो आपके सामने बता देता हूँ किस प्रकार से क्या होती है। एयर वेसल क्या होता है? यह एक, मैंने लिखा नहीं है, मैं उसके लिए अपने कोई बात नहीं, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। क्लोज चैम्बर है, ठीक है, जिसके क्या है, जिसके ऊपर के भाग में कंप्रेस्ड एयर, मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ आप नोट डाउन कर लेना, कंप्रेस्ड एयर तथा नीचे के भाग में तरल भरा रहता है, होप सो इतनी बात मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही होगी यार। मैं अगर अच्छे से लिखूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, मेरी राइटिंग अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। सेकंड सेक्शन, ये मेन पॉइंट है वो याद रख लेना। सेक्शन वो डिलीवरी दोनों पाइप पर लगे होते हैं, दोनों पाइप पर लगाए जाते हैं। सेकंड, तीसरी बात, इसका यूज क्या होता है? कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने के लिए। तो किस लिए यूज करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने? किसकी? तरल की कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने के लिए। यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो के लिए अपने यूज करते हैं। यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो के लिए अपने इसको यूज करते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें, हाँ यार, ये मैंने वही कहा ना, मैं आपको डेफिनेशन से क्या होता है ना कि उस चीज़ को आप समझ सकते हो। मैं आसान भाषा में मैं आपको समझाने में इस चीज़ में थोड़ा सा असफल रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। इसका एक सबसे मेन जो यूज है ना, एक तो जैसे सप्लाई पूरी करना, सेकंड जब अपने रेसिप्रोकेटिंग पंप को हाई स्पीड पे चलाएंगे ना, जब उसको जल्दी चलाएंगे, तब ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो सक्शन जो वाल्व सक्शन पाइप के द्वारा पूरे का पूरा तरल अंदर नहीं आ सकेगा। उस स्थिति में भी अपने एयर वेसल में जो तरल होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे अपने। पांचवी अपनी बात करते हैं
कि एयर वेसल लगाने पर पंप को हाई स्पीड पर ऑपरेट किया जा सकता है। क्या है कि एयर वेसल लगाने पर पंप को हाई स्पीड पर भी ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि वो जो फ्लो होगा उसमें कमी नहीं आने देगा, कंटिन्यू सप्लाई पानी की उसको मिलती रहेगी रेसिप्रोकेटली पंप को। इसलिए छठा पॉइंट अपने याद रखेंगे, अपने एक बात और याद रखेंगे, एफिशिएंसी जो है ना, एयर वेसल लगाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वर्क डन में या कार्य में कमी आती है। इस चीज को भी आप याद रखोगे, लैंग्वेज में लिख लेना, एयर वेसल लगाने पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पंप के लिए किए जाने वाले कार्य में कमी आती है। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में एयर वेसल आपको समझ आने में थोड़ा सा असफल रहा, मुझे ऐसा लगता है, हेजिटेशन हुई मुझे। ठीक है, आगे से मैं उस चीज़ के बारे में ध्यान रखूंगा। आपको फिर भी मुझ में कोई प्रॉब्लम लगती है आप बता सकते हो। याद रखना, राष्ट्रपति आपका अभी बस 1 या 2 दिन में राष्ट्रपति आपका टॉपिक आने वाला है, आपके एग्जाम के लिए होगा। बट मुझे ये लगता है कि यार नॉर्मल सी बात है, मुझे अपने व्यूज बढ़ाने हैं, तो मैं उसके लिए सभी के लिए करूंगा कि ऑल कंपटीशन के लिए जितने भी बात है। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि आपके मन में दृढ़ निश्चय है ना कि आपको मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लगना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ से। ठीक है, पढ़ोगे कैसे? पढ़ो ऐसे कि आप जिंदगी में उस चीज़ को कभी भूलो ही मत। टाइम लग गया, मैं हमेशा आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने आपके पास है, 4 महीने से ज़्यादा मानता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ आप 4 महीने लेके चलिए। मेरे को पता है कि 6, 7, 8, 9 महीने भी लग सकते हैं, पर मैं मानता हूँ 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने का आप प्लान बनाइए, आराम से बैठिए। एक दिन आप चाहे अपने टाइम टेबल को दे दीजिए। आपको लगता है ना कि आप दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे के लिए अकॉर्डिंग बनाओ। 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे के अकॉर्डिंग बनाओ। 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे तो 12 घंटे के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल अपना फॉलो कीजिए। जो जॉब में जाते हैं वो जॉब से आने के बाद में पढ़े। यदि आपने एक टॉपिक पकड़ लिया ना, तो आप उसमें भगवान हो, आप इतना ऐसा पढ़िए। भगवान तो खैर कोई नहीं हो सकता, पर आप उसमें भगवान हो, उस चीज़ को ऐसा पढ़ना है। पेपर छोड़ के नहीं आना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति पढ़ने लगे, अभी मैं राष्ट्रपति पढ़ता हूँ ना, तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक राष्ट्रपति को इतने डेप्थ में नहीं पढ़ा जितना मैंने इन 2 दिनों में पढ़ लिया। ठीक है, मेरे को अनुच्छेद 52 से 62 तक होता है, मेरे को एक एक अनुच्छेद याद है। ठीक है, उसके बाद में उसकी शक्तियों में कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं मुझे यहाँ तक याद है, जो मुझे आज तक मुझे एक भी अनुच्छेद नहीं याद। मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, जितने भी अनुच्छेद है ना इन 3 टॉपिक के अपने जो सिलेबस में है, जो मैंने आपको करवाने हैं, उन सभी के अनुच्छेद तक मैंने याद कर दिए कि मेरे को ये है कि एक भी मतलब पॉइंट है ना वो छूटना नहीं चाहिए अपने एग्जाम में। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अरे ये तो पुराने वाला लगा रखा है ना, कोई बात नहीं, हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। लो जी, मैं खुद ही लिख देता हूँ। हाँ, तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है। ठीक है, थोड़ा सा अनएक्टिव चल रहा हूँ, आपके एमसीक्यूज वगैरह डालने वाले पड़े हैं मुझे पता है। ठीक है, वो आपको इकट्ठे ही अवेलेबल करवा दूंगा। मैं ये सोचता हूँ आपको एक हफ्ता 5 दिन पढ़ा के 6ठे दिन में आपको जो एमसीक्यूज है वो इकट्ठे ही दे दिया करूँ। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। होप सो आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।